नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि बहुत सारे क्या जो आप लोगों में से जो मेरे आसपास के हैं, परिचित हैं, जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या जो दे भी चुके हैं, तो उनकी एक रिक्वेस्ट ये थी कि 2026 में कैसे एग्ज़ाम अभी पढ़ने की रणनीति बनाएं या कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, और नेगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए मैं एक मेरा प्रयास अपना प्रयास करता हूँ। तो आज इसी के बारे में हम समझेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ी नहीं है। बस इसमें मुख्य बात ये है कि आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनमें भी आप देखोगे, मैं जब PYQ सॉल्व कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपकी मार्गदर्शिका, ये PYQ सिलेबस और आपकी मेहनत, यही मिला के आपका सिलेक्शन कराती है। पर मैं बार बार मेहनत पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपना खुद एग्जांपल दूँ तो मैं स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, क्योंकि हम लोग बिना मेहनत के पास हो जाते थे या ठीक ठाक फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाते थे। तो हम लोग क्या समझते थे कि यार हम तो टैलेंटेड हैं, है ना, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम आराम से निकल जाएंगे। पर हम पढ़ते कम थे। कुछ लोग थे जो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे, पढ़ते भी थे, तो वो टॉपर्स होते थे। फिर कुछ लोग थे जो हम हमारे बराबर थे पर हमसे ज़्यादा पढ़ते थे, तो उनके नंबर ज़्यादा आते थे। कुछ लोग थे जो हमसे भी कमज़ोर थे पर वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और उनके भी नंबर ज़्यादा आते। तो मैं यहाँ एक बात ये बताना चाहूँगा आपको कि ये बहुत बड़ी बात है, समझने वालों को समझ में आएगी, नहीं आएगी तो बाद में समझ लेना कि जिसमें टैलेंट है, जो टैलेंटेड है, जरूरी नहीं कि वो मेहनत करे, लेकिन जो मेहनत करता है वो, ये जरूरी है कि वो एक दिन टैलेंटेड बन जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप समझना, इसी के हिसाब से अपने जीवन को लेना। दूसरा, MPPSC या किसी भी एग्जाम में, कांस्टेबल, SI, एक जो जुनून होता है कि हमको ये एग्जाम पास करनी है या इसको निकालना है या नौकरी करना है, बिजनेस करना है, जिस भी पर्पस में आप सोच लेते हो, तो आप जब दृढ़ संकल्पित होते हो, संकल्प लेते हो, तो उसमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखें कि कोचिंग्स हो गई, मार्गदर्शक हो गए, मेंटर हो गए आपके, या आपके लिए मटेरियल हो गया, आपके लिए माहौल हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप स्वयं, कि आप क्या एनालिसिस करते हो, आप किन मटेरियल्स को रखते हो अपने पास में। बहुत सारा मटेरियल्स नहीं रखना है, मटेरियल्स आप वही रखें कि आपको लगे कि मैं आज से 26 अप्रैल तक 3 बार उसका रिवीजन कर लूँगा और प्रैक्टिस भी कर लूँगा, उतना मटेरियल अपने पास रखो। तो सबसे बड़ी बात यह कि जिसको एक वो है कि जिसको कुंदन बनना है उसी को तपना पड़ता है। तो अगर आपको निखरना है, आपको सोना बनना है, चमकना है, आभूषण बनना है, तो आपको खुद को आग से गुजरना पड़ेगा। एक तपना है मतलब तपस्या से, मतलब मेहनत से गुजरना पड़ेगा। देखो, इसमें सबसे पहले आप दिन देख लें तो आज मान लीजिए कि 18 तारीख से, 18 जनवरी को हम लेते हैं और 26 को हमारा एग्जाम है, कब, अप्रैल में। तो आज आप दिन गिन लें तो मोटा मोटी 96 के लगभग दिन बचेंगे। तो मैं इसको अगर बोलूं कि 6 दिन और कम कर लें तो 90 डेज बचेंगे। तो आप 90 डेज के हिसाब से अपनी 10 यूनिट PYQ प्रैक्टिस, और जो आपका मनोरंजन भी जिसमें शामिल होगा, वो शामिल करके आपको इतने दिन बचे हैं। तो हमको 9 10 यूनिट है हमारे पास। तो ये 10 यूनिट को 90 दिन में, मतलब 9 दिन में 1 यूनिट हमको कवर करना है। 9 दिन में 1 यूनिट कवर करना है, वो भी काय के साथ साथ आपके PYQ होना चाहिए इसमें शामिल, ठीक, MCQ शामिल होना चाहिए, और आपके दैनिक जो अपने स्वयं के काम वो भी शामिल होना चाहिए। ऐसी एक आपको रणनीति बना लेना है। कोई 30% आपका सिलेबस मैं मान के चल रहा हूं कि हो गया होगा, तो आपका 70% बचा है। मतलब मेरा ये मानना है कि 70% आपका बचा है। तो बाकी दिन और छुट्टियों के, घर में कभी कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपके दिन बच जाएंगे। अब देखो, मेरा इसमें सबसे पहले ये है कि जब भी आप इस तरीके की कोई भी रणनीति बनाएं या कुछ भी मेहनत करें, उसमें आप अपनी हेल्थ का, अपने मनोरंजन का, हेल्थ से मेरा मतलब है मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हंसते खेलते पढ़ना है, हंसते खेलते निकल जाना है। बहुत ज़्यादा दबाव महसूस नहीं करना है, बाबा बन के नहीं घूमना है कि ना सेविंग करवा रहे हैं, ना बाल बढ़ा लिए, ना नहा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ठंडों में नहीं नहाया, वो अलग बात है। पर आपको सारे काम करने के साथ साथ पढ़ना है। तो मनोरंजन और खुश रहना चाहिए आपको। अगर आप देखो खुश ही नहीं रहोगे
स्वास्थ्य मस्तिष्क में ही एक वो निवास होता है, मतलब नॉलेज, ज्ञान का भंडार होता है। तो आपको खुश रहना चाहिए, आपको स्वस्थ होना चाहिए, आपको मान और आपके कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब देखो, स्टडी का एक मेरा जो अनुभव है, ये बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ। आप अगर समझोगे इस चीज को, या जो नए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नए लोग आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, एसआई, कांस्टेबल, आईएएस, जिसमें भी, ये मेरा एक जो निचोड़ है, मैंने काफ़ी टाइम तक तैयारी की और काफ़ी शुरू से ही, जो पहले अटेम्प्ट से ही मैं इंटरव्यू पोस्ट तक भी पहुंचा हूँ। पहली बार में ठीक ठाक पोस्ट मिल गई, तो फिर मैंने बाद में, नीचे वाली पोस्ट नहीं भरते हैं तो हम जाते नहीं हैं इधर उधर, ये हम मतलब आप सब भी ऐसे ही करोगे। तो मेरा जो अनुभव है उसका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। जब हम स्टडी किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं तो एक पॉइंट से शुरू करते हैं। मतलब पहली बार जब आप बैठो तो यही मान के चलो कि यार हमको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से या इन्वॉल्व होना है उस चीज़ में, तो हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट जागता है, तो हमारी मेहनत, ये टाइम मेहनत दोनों बढ़ती है। ठीक, ये दोनों चीज़ें बढ़ती जाएंगी। नॉलेज भी बढ़ रहा है, यहाँ क्या क्या बढ़ रहा है आपका, टाइम, मेहनत और ज्ञान, ये तीनों में ग्रोथ हो रही है। आप टाइम का है, सिटिंग का, जैसे एक 10 मिनट पढ़े, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक पहुंच जाते हैं। कुछ कुछ लोग इसको 15 घंटे तक भी पहुंचते हैं। अब देखो, अब आप ऐसे कभी पहुंचोगे, फिर आपका एक टाइम आएगा कि आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, फिर एक कॉन्स्टेंट टाइम चलेगा, कॉन्स्टेंट टाइम चला आपका। फिर क्या करना चाहिए आपको, एक पॉइंट के बाद, मान लीजिए 26 अप्रैल को एग्जाम है, तो ये बहुत छोटा होगा। 26 अप्रैल को एग्जाम है तो आप मेरे हिसाब से आपको 15 अप्रैल, 18 अप्रैल से कम पढ़ना कम कर देना चाहिए। मतलब कि आपको रूटीन में आ जाना चाहिए, उसका भी मैं बताऊंगा। फिर आपका ऐसा बन जाएगा तुरंत, मतलब आप तुरंत ग्राफ आपका डाउन जाएगा, आपकी 3 चीजें बनेंगी। यहां से शुरू करोगे, एक पीक तक पहुंचोगे, उस पीक को कंटिन्यू कर। ये जो आपका ये वाला टाइम है, ये मेरा भी टाइम गुजरा है, मैं अपने उससे बता रहा हूं। ये वाला टाइम है आपका, कई डूबते और उगते सूरज देखोगे आप इस टाइम में। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज में मुतमईन होकर मेहनत करते हैं, तो हम कई उगते और डूबते सूरज देखते हैं। मतलब कि जब सूरज डूब रहा था जब भी हम पढ़ रहे थे, और सूरज उग रहा है तब भी हम पढ़ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कई बार मैं कि मैं ऐसे ही इतना कुछ नहीं अचीव किया, या जितना किया है उतना, मैंने कई उगते सूरज देखे हैं। या हमसे कोई कहता है तुमको क्या है, तुम तो आ गए हो, कुर्सी पे बैठे हो, आराम से महीने भर की तनख्वाह ले रहे हो। तो भाई हम तनख्वाह भी ले रहे हैं, उसके लिए हम कई उगते सूरज देखे हैं हमने। ये पॉइंट आएगा आपका। फिर जब ये आएगा, यहां से आप इस पॉइंट पे आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है टोटल। कई बार होता है आप 4 बजे सुबह सो रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो। कई बार होता है कि आप 6 बजे सुबह सो रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो। कई बार होता है कि हम 7 बजे सोते थे, सुबह की चाय पी के फिर सोते थे। कुछ लोग होते हैं वो दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर सो रहे हैं। अब यहां से हमको क्या करना पड़ता है, हमको फिर एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ता है ना, कि एग्जाम सुबह देना है, तो रात भर ही अगर जगते रहे तो सुबह के लिए तैयार नहीं होंगे। यहां से हम 8-10 दिन में अपनी दिनचर्या को एग्जाम की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस तरीके से मेहनत करना चाहिए। आज अगर आप यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ भी हो सकते हैं कि जो उगते और डूबते सूरज अभी देख रहे हो। ठीक है, तो इतना ये आपको एक स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं इसमें कि ये डेट किसी की अलग अलग भी हो सकती है। मान लीजिए कि इसके 10 दिन बाद कोई यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, कोई यहाँ पहुंचेगा। मैं ये एक डेट बताऊं, अगर यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको, तो 15 फरवरी के लगभग आपको यहाँ पहुंच जाना चाहिए, अगर हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 15 फरवरी तक। अब 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक मैं यहां चाहूंगा आप, ये 2 महीने हैं, ये कितने, 2 मंथ, ये आपके डूबते और उगते सूरज देखेंगे। इसमें आप चांद, तारे, सूरज सब देख लोगे। जुगनू, गजल वजल जो लिखते हैं ना, कि जुगनुओं पे लग रहा है कोई, चांद पे लग रहा है कोई, सब। तो ये 2 महीने आपके वो इंपॉर्टेंट गुजरेंगे। इस तरीके से आप आपका एक शेड्यूल बनाएं। आपके शेड्यूल अपने हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं।
दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि बुक्स क्या क्या पढ़ें। तो देखो, बुक्स में मैं आपको बता दूं, पहले अपन सिलेबस पे हल्की सी नजर डालेंगे। तो ये आपकी ये जो 6 यूनिट है, मेरे हिसाब से ये बेसिक जीएस होता है। मतलब ये जीएस आपको हर एग्जाम में लगभग लगभग मिलेगा, एमपी के सारे एग्जाम में लगभग मिलेगा। एमपी से बाहर की बात कर दें तो मध्य प्रदेश वाला काट दें हम, तो बाकी का जीएस मिलेगा। इसमें साइंस और ऐड कर देंगे, एनवायरमेंट ऐड कर देंगे, इकोनॉमिक्स ऐड कर देंगे, तो इसमें ये बेसिक होता है। समझ रहे हो? तो ये आपकी जो बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएंगे आपके? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, कंप्यूटर। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये मतलब हर एग्जाम में आते हैं। जो कांस्टेबल, पटवारी जितनी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनो कि ये आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं। इसमें से अगर मैं इसको हटा दूं, कंप्यूटर को, तो इन सब के लिए बताता हूं, इन सब के लिए एक बहुत नई चीज, पुरानी चीज है पर नए तरीके से मैंने इसको फॉलो किया है। मैं कंटिन्यू कम से कम पहली बार से ही 5 बार 6 बार तक इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। प्रीलिम्स जाहिर सी बात है, हर बार प्रीलिम्स निकला होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बात बताऊं, 10th और 9th, कौन सा? 10th और 9th की एमपी बोर्ड की बुक्स, एक सोशल साइंस की और एक साइंस की, दो 9th 10th को पढ़ लो आप। जो आपके मिलेंगे ना, बोधन दहुआ और एक और वो हृदय सिंह, एक हीरा सिंह, हृदय सिंह, एक वो प्रश्न आए थे, आपके सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। 1857 की यहाँ से प्रश्न मिले। आप देखना 9th 10th की पुरानी बुक देख लेना, आपको लगे कि यार ये सर अभी ऐड हो गया, वो नहीं, वो पुराने जाके देख लेना, पुराने 9th 10th में आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, ये बेसिक जो सब्जेक्ट है, इनके लिए आपको 11th और 12th, कौन सी? जो आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, ये सब जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आप इनको रेफरेंस बुक के तौर पे पढ़ना। रेफरेंस बुक में अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में रखवाई भी जा रही है, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। आप इसका भी ये रेफरेंस बुक में आप हिंदी ग्रंथ अकादमी को भी रखें। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो एमपी की तो आप रखें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, रेफरेंस बुक क्या होती है? उस बुक को हम हमेशा पूरा नहीं पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। उस बुक को क्या करते हैं, जब कोई प्रश्न जाता है तो रेफरेंस के तौर पे, जब हमको कुछ पर्टिकुलर, जैसे एमपी है, एमपी में मान लो कि सांची से संबंधित हमको कुछ देखना है, पर्टिकुलर पेज पलटेंगे, सांची को हम उसमें से पढ़ लेंगे। या मान लीजिए कि आपको पॉलिटी की बुक है अपने पास, और पॉलिटी में आपको पढ़ना है, उद्देशिका से संबंधित डिटेल पढ़ना है, या मान लीजिए कि मौलिक अधिकार से संबंधित पढ़ना है, तो हम उस बुक, जैसे होता है ना बेयर एक्ट होता है संविधान का, तो ये बुक आप जरूर रखें, काय के लिए? रेफरेंस बुक के तौर पे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जब भी ये बेसिक जीएस की बात बता रहा हूं मैं, बेसिक जीएस में ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप ये रखें। इसके साथ साथ मैं इसके लिए एक लूसेंट और प्रिपेयर करूंगा आपको। कुछ लोगों को लगता है कि लूसेंट अप्रासंगिक हो गई है। लूसेंट कभी अप्रासंगिक नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जो लोग पहले सिर्फ एक बुक, बेसिक जो सब्जेक्ट है उसके लिए लूसेंट पहले पढ़ते थे, एक हमारे साथ पढ़ते थे, रीवा तरफ के थे वो, तो वो पेज नंबर बता देते थे लूसेंट के, इस पेज नंबर पे लिखा है, बस उनको वो शब्द याद नहीं होता था। लूसेंट को ऐसे नहीं पढ़ना कि आप अकेले लूसेंट पढ़ रहे हो। लूसेंट में जब हम कुछ लगा रहे हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि यार ये उसमें मिल जाएगा। एक बार लूसेंट पढ़ो, 2 बार लूसेंट पढ़ो, अब आपका जो गहन नॉलेज हो गया, आपने डिटेल वाली बुक पढ़नी, अब आपको शॉर्ट्स बुक पढ़नी है। जैसे करंट अफेयर्स हम पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, अंत में आपको स्पीडी से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज से स्पीडी से में रटने बैठ गए, तो रटने का काम नहीं है। बुक के महत्व को समझो, हर बुक इंपोर्टेंट है, बस अपने अनुसार बुक को सोचो कि हमको किस वे में पढ़ना है, और ये बुक हमको कब पढ़नी है। आपको वन लाइनर होंगे आपके कुछ, तो वन लाइनर आपको रिवाइज करने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आप वन लाइनर रटते जा रहे हैं। तो आपके जब ये सब पढ़ लें आप, ये जो बेसिक नॉलेज की किताब है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, वन लाइनर रिवीजन के काम आएगी। लूसेंट को 2-3 बार पढ़ लेना आप। लूसेंट की सबसे अच्छी खासियत ये बता रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ किसी बुक का, मैं मेरे खुद के लिए भी प्रचार नहीं करूँगा कि ये नोट्स हैं लल्लन स्टडी के, लालटेन स्टडी के, या और किसी के, या और कोचिंग्स के नाम लूँ मैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक की खासियत ये है कि ये हर एग्जाम के बाद जब अपडेट करती है तो वो जीएस को ऐड करती है। ये लूसेंट बुक में की खासियत है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसी पे। तो एक है PYQ, कि PYQ कहां से पढ़ें। ठीक है, मैं बोलता हूं ना कि एक हो गया हमारा बेसिक सब्जेक्ट या बेसिक जीएस बोल दो इसको, एक हो गया PYQ। PYQ कोई सी भी बुक ले लेना, बस इतना ध्यान रखें कि उसमें व्याख्याएं दी हो आंसर की, उसमें सही ऑथेंटिक नॉलेज दी हो, और उसमें आप ये जरूर देखें कि 2010 का पेपर है तो 2010 के करंट से वहां क्वेश्चन बने होंगे, अभी का करंट बदल गया होगा। ठीक है, PYQ में आप कुछ भी पढ़ लें। एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा आपको, जो अदर स्टेट के PSC हुए हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में और 26 में, उनके सारे पढ़ लेना। मुश्किल से 10 या 12-15 पेपर आपके हाथ आएंगे जीएस के। उसमें से आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कि यूपी का PCS हुआ है, तो यूपी के जो उत्तर प्रदेश का जीएस होगा, जैसे मान लो कि उसने कुछ जिले का पूछ लिया, तो उसको छोड़ के बाकी का जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट है, स्पोर्ट्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, उसके क्वेश्चन आएंगे और वो रिपीट होने की संभावना रहती है। छत्तीसगढ़ का हो गया, आपका राजस्थान का हो गया, आपका झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया, ये आप एक साल के अंदर जितने एग्जाम्स हुए उनको आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो अदर स्टेट का। तीसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा मैं, कि MP के 25-26 में MPSI, MP पटवारी, MPPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने MP ने एग्जाम दिए हैं जिनमें जीएस का पार्ट आता है और जिसमें MPGS आता है, उसको तो आप जरूर याद करें। अभी जैसे कांस्टेबल के चल रहे हैं तो उनके रोज एक एक पेपर लगाते चलो, उसमें से रिपीट होते हैं पेपर, या फिर अगर प्रश्न रिपीट नहीं है तो उससे रिलेटेड होता है। उसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। रिपीट होने का कारण एक बहुत बड़ा ये होता है, मान लीजिए मुझे पेपर बनाना है, मैं अब मेरा माइंड रीड करिए आप, या आपको खुद को पेपर बनाना है, तो आप विवादों से बचने के लिए क्या करोगे, आप ऑथेंटिक क्वेश्चन बनाओगे जिसका ऑथेंटिक आंसर हो, जिसमें आप उलझो नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऑथेंटिक बुक लेंगे, या तो स्कूल के सिलेबस से, कॉलेज के सिलेबस से। और सबसे आसान तरीका क्या है कि जो MPPSC या कोई अदर संस्था, इंस्टीट्यूशन कोई पेपर बना चुका है, तो उसमें क्या होगा कि वो पेपर, वो आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा कि यार ये आंसर लगभग लगभग सही है, तो उसको हम ले लेते हैं, इसलिए प्रश्न रिपीट ज्यादा होते हैं। तो तीसरा, ये MP के जो अदर एग्जाम्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है आप, इनके पेपर लगाना है। ये बहुत आपको लग रहा हो ना कि यार ये बोरिंग चीज बता रहा है, ये नहीं होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तब समझ में आता है कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, अगर वो ये वीडियो देख भी लेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि वो इस चीज को मिस कर रहे हैं। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से भी सिलेक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ लेते हैं। ठीक, अब हम इसमें दूसरी चीज देखेंगे कि जैसे व्यापम के प्रश्न हुए, व्यापम को और कुछ नाम हो गया, अभी जैसे आपका ESB हो गया, PEB हो गया, जो भी नाम है उसके जितने होते हैं आप वो लगाएं। ठीक, अब इसमें आपका 9th यूनिट, अगर हम इस पे जाते हैं, ठीक है, ये बेसिक है। अगर हम इसको देखें, देखो, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, इसमें क्या करना है, वही आपको साइंस 9th एंड 10th की पढ़ लो एक बार। ठीक है, दूसरा, पर्यावरण के लिए एक पर्यावरण और साइंस के लिए परीक्षा धाम की अच्छी बुक आती है, शॉर्ट सी बुक आती है, स्वास्थ्य के लिए वो ठीक बुक है। और भी इससे अच्छी आपकी नजर में है तो आप वहां से पढ़ लें ना। निर्माण भी ठीक निकालता है, मतलब 2 पब्लिकेशन मुझे ठीक लगी, ये अभी भी जब मैं देखता हूँ। तो ये आपका 8वीं यूनिट, इससे ज्यादा प्रश्न बनेंगे और सरल प्रश्न बनते हैं। इसमें आपको क्या फॉलो करना है, न्यूज फॉलो करना है। न्यूज़पेपर आप साल भर से पढ़ते आ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं पढ़ते आ रहे होंगे कोई बात नहीं, दिसंबर में एक ईयर की कोई बुक निकली होंगी, प्रयागराज का घटना चक्र अच्छी किताब है वो, करंट के लिए। पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण, ये हमेशा इस बुक को अच्छा माना जाता है। मतलब ये क्या करती है, इकोनॉमिक्स सारे एग्जाम्स के लिए आती है,
जैसे और भी बुक्स हैं जो बहुत लेंदी हैं, उनके उनके चक्कर मत रहो। इसमें से बस आपको ये छांटना पड़ेगा कि आपका मटेरियल कौन सा है। पीडी में आपके पास जो मंथली पीडी आती है उसमें एक सार संग्रह जैसा कुछ आता है। तो मैं ये जब मैं पढ़ता था तो इन एक साल के सारे सार संग्रह के हमारा जो ग्रुप था वो फोटोकॉपी करा लेता था एग्जाम के अंत में कि अब एग्जाम आने वाला है, तो उसको हम बहुत रिपीट करते थे। एक ये चीज इसमें बहुत अच्छी आती है। दूसरी इसमें क्या होता है कि जो भी पीएससी जो भी स्टेट एग्जाम कराता है ये इसमें डाल देता है उस पेपर को उस मंथ में, या कोई और अच्छा एग्जाम एमपीएसआई हुआ या और दूसरे स्टेट में, तो यहाँ से क्या होता है कि हम मंथली प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये इसमें अच्छी चीज है। दूसरा ये है, ये पीछे भी देता है एक जो अलग अलग सब्जेक्ट के देता है बॉक्स बना बना के, तो उसमें वो क्या करता है 10-12 फैक्ट डाल देगा, 10 साइंस के, 10 इसके, 10 उसके। वो भी काम की चीज रहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए होते हैं, इसलिए ये देता है। तो ये एक इसकी ये हो गई। ठीक, स्पोर्ट्स के लिए कोई सी भी पढ़ लो, ठीक है। और भी इसमें अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश के लिए मैं एक घटना चक्र आती है, इंदौर का घटना चक्र है, वो भी ठीक है। मध्य प्रदेश तथ्यवान अच्छा है, तथ्यवान से प्रश्न बनते हैं नो डाउट, तथ्यवान अच्छा आता है बड़ा सा। रोजगार निर्माण, रोजगार निर्माण में आपको क्या पढ़ना है, रोजगार निर्माण में एक तो करंट अफेयर आता है, 7 दिन में आता है, बढ़िया पेपर आता है, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। अभी भी क्या होता है, आप हम लोगों को ऐसा मानते हो कि यार सर आप पहले पढ़ते थे 2-4 साल पहले, तो तब का ट्रेंड चेंज हो गया। कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है। मैं पीवाईक्यू हर बार पढ़ता हूँ, मैंने भी 2022-23 तक एग्जाम दिए, निकाले भी हैं। ठीक, तो दूसरा ये है कि रोजगार निर्माण में कुछ प्रश्न आते हैं, प्रश्न मतलब कि 50 प्रश्न पॉलिटी के दे देगा। अब ये जरूर ध्यान रखें कि वो डीप के प्रश्न हो, पता चले कि वो थीसिस पूछ रहा है, वो बुक्स पूछ रहा है, वो कुछ सिद्धांत पूछ रहा है, तो वो एपी के लिए पूछ रहा है, वो उसमें विशेषज्ञ वाला प्रश्न है। अपने को पढ़ना है जीएस के, उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं जीएस के, उनको आपको देखना है, लगाना है, उनको ऐसे ही लगाना है जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं। रोजगार निर्माण में सबसे अच्छी चीज आती है। दूसरा आता है उसमें एमपी का करंट आपको मिल जाता है। ठीक है, रोजगार निर्माण आपको पढ़ना है, इंपोर्टेंट है। अब इसमें पीडी रोजगार निर्माण घटना चक्र और भी अच्छी तथ्यवान, ये भी आप पढ़ते जाए। अंतरराष्ट्रीय में कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं सबसे कवर हो जाएगा। सबसे अच्छा होता है रोज का करंट पढ़ना, और दूसरी चीज होती है कि आप पेपर लगा दें। अंत में क्या करें आप, स्पीडी, स्पीडी को कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। अब जो साल भर करंट अफेयर्स जिसका तैयार है वो स्पीडी पढ़ेगा, तो उसको तो स्पीडी अच्छी लगेगी कि यार मेरा रिवीजन हो रहा है। अब जिसने साल भर में करंट कुछ नहीं पढ़ा है वो स्पीडी पढ़ेगा तो याद ही नहीं होगा उसको। बुक को पढ़ने का तरीका है, स्पीडी में पीछे 600-700 प्रश्न दिए रहते हैं करंट के, वो भी लगाओ, आप लगा लो। ऐसी किताब में करके आपको कितनी मुश्किल से, कितनी बहुत ज्यादा किताबें नहीं है इसमें, बहुत बस बेसिक जो आपका जीएस है उसमें थोड़ी सी बुक्स मैंने ज्यादा बता दी। आपकी 9th यूनिट है, 9th यूनिट के लिए निर्माण की मुझे तो अच्छी लगी, बस उसमें आपका थोड़ा सा लैंग्वेज का अगर टफ लैंग्वेज है वो थोड़ी है, बाकी अच्छी किताब है, अच्छा इन्होंने दे रखा है। ठीक है, निर्माण अच्छा। इसका 9th यूनिट का मैंने सिलेबस देखा, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। 9th यूनिट में से कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है, कंप्यूटर आप लूसेंट पर्याप्त है, कंप्यूटर के लिए लूसेंट, एक कंप्यूटर की पतली लूसेंट आती है वो पर्याप्त है। इलेक्ट्रॉनिक की बाकी का जो है आपको इसमें मिल जाएगा। रोबोटिक्स ये तो आप करंट में भी आती हैं इनकी चीजें, है ना, करंट अफेयर्स में भी मिलते जाएंगे। इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, या आप इसके एक एक वर्ड को नेट पे सर्च करके भी उसका डिटेल पढ़ सकते हो, या इसके पेपर बहुत ज्यादा लगा है इसमें। निर्माण में पीछे भी प्रश्न भी अच्छे देते हैं। अब बात आती है आपकी 10th यूनिट। 10th यूनिट की अभी तक मुझे तो मार्केट में कोई बहुत अच्छी बुक मिली नहीं है, अभी नया सिलेबस है, तो आप इसका इंतजार भी कर सकते हैं। और निर्माण वालों ने बनाई है, ठीक बनाई है, और भी आ सकती है इससे अच्छी बुक। हाँ, लालटेन स्टडी वालों से भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि मेरी हेल्प लगे वहाँ मैं हेल्प कर दूंगा। बाकी मैं इसमें से ये बता सकता हूँ कि कितने प्रश्न इसमें से कहाँ से, देखो भौगोलिक विस्तार, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ उसका ओरिजिन है, संवैधानिक प्रावधान, कौन से अनुच्छेद हैं, कितने एक्ट हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, ये पहले भी पूछे जाते रहे हैं प्रश्न, कोई बहुत नई चीज नहीं है ये। प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश की कौन सी हैं, 47-46 जितनी भी हैं, कौन कौन सी जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां हैं, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। विशेष पीबीटीजी जनजातियां, बैगा, भारिया, सहरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। घुमंतु जनजातियां, पारदी, और ये जो सॉरी पारदी उसको नहीं याद है, बंजारे वगैरह जिनने कंगी अंगी की खोज की थी, है ना। योजनाएं,
तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस एक अलग यूनिट दे दी। इसका मतलब ये कि इससे प्रश्न बढ़ जाएंगे। बोली एवं साहित्य, जैसे द बेगास, द भारियाज, ये बहुत सारा कुछ इसमें रिसर्च भी हुए हैं। स्वतंत्रता, जैसे हम मैंने पिछले वीडियोज में बताए हैं जो प्रश्न आए हैं इस ये वाले, इससे प्रमुख जनजातियां, व्यक्तित्व, ये भी पढ़ते, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, यह सब कुछ हमारे पास है, एमपी की बुक में आता था। अब ये अलग यूनिट दे दी, आप खुद इसकी एक बुक निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसमें अब मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा, लगभग लगभग हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। करंट अफेयर्स के लिए और बता, करंट अफेयर्स मैंने बता दिए, 10वीं सारी यूनिट बता दी। अब देखो, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो 90 दिन का समय है वो पर्याप्त है। एमपी के एक चीज और, हाँ बता, एमपी के जितने वनडे एग्जाम होते हैं वहां से भी प्रश्न रिपीट होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इतना ही मुझे ऐसा लगा कि ये आपके लिए पर्याप्त है। मैं एमपी में भी बता चुका हूँ वही तथ्यवान वगैरह। ठीक, हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो रह गई है। मैं आपको कुछ, मैंने एक वो बताया था कि कभी क्या होता है कि 30% सिलेबस से 70 प्रश्न आ रहे हैं, या 40% सिलेबस से 60% प्रश्न आ रहे हैं, और एक तरफ है 70% सिलेबस से प्रश्न 30 ही आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान से समझना। एमपी सबसे ऊपर में रखूंगा, एमपी दूसरे नंबर पे रखेंगे 10th यूनिट, ठीक, तीसरे नंबर पे रखेंगे हम करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी। ठीक, अब हम इसी के अंदर स्पोर्ट्स भी शामिल रखना। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज, पर्यावरण। ठीक है, इसमें अब योजनाएं और अभियान सरकार की, योजनाएं अभियान, एक कंप्यूटर। जब आप सिलेबस को इन चीजों में लाओगे ना, तो ये 30% सिलेबस होगा मुश्किल से, 25-30% सिलेबस है, ज्यादा सिलेबस नहीं दिखेगा। एक तरफ इसको रखना, बाकी तरफ दूसरे को रखना, तो आपको इतना सा लगेगा। छोटी छोटी किताबें होंगी, रिपीटेड प्रश्न होंगे, कम पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। यहां से 60 से 70% आएगा। यहां से आपके प्रश्न कितने बन रहे हैं, 60 से 70%। और ये सिलेबस कितना है आपका, 30 से 25%। तो यहां आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल ध्यान रखें, यहां से गलत नहीं होना चाहिए। हम 60-70 प्रश्न यहां से लीड करेंगे, फिर वो जो 30-40 प्रश्न है उसमें से हमारे थोड़े बहुत भी सही हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा अंत में यही है कि लिमिटेड मटेरियल रखें पढ़ने के लिए। लिमिटेड मतलब जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर होता हो। सिलेबस आप जरूर पूरा पढ़ें, सिलेबस से बाहर के प्रश्न का मतलब ये नहीं होता है वो बाहर से आ गया, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है या करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। 10 प्रश्न आपके टफ आएंगे जिनको आप नहीं कर सकते हो, पूरी दुनिया छान मारो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि ये 30-40 या 50% सिलेबस से आप 80 प्रश्न सही कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग में आप 65 नंबर 65 भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, 70 से 65 के बीच में। अंत में यही है कि जो 3R का कंसेप्ट है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें कि रीड, रिपीट और रिवाइज, ये 3 चीजों पे आपका पूरा खेल टिका हुआ है। इसके साथ साथ आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, मस्त रहना पड़ेगा और व्यस्त रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 ये रहेंगे आपके। दूसरा, बहुत ज्यादा मटेरियल मार्केट के पीछे मत घूमो। आपके पास जितना आपको लग रहा है PYQ और सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते जा रहे हो, आप सही दिशा में हो, ऐसा बहुत ज्यादा मत रखो कि आप सिर्फ एक बार रीडिंग कर पाओ और दिमाग में कंफ्यूजन हो। दिमाग में कम चीजें रखो, अच्छी चीजें रखो। जैसे होता है ना कि कम खा, अच्छा खाओ भले ही कम खाओ, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भले ही कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, रोज पढ़ो और अच्छा पढ़ो। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कम 5 मिनट पढ़ के बैठ गए आप, पढ़ो, मतलब जरूरी नहीं 20 घंटे 15 घंटे पढ़ो। आप एक निश्चित रणनीति के साथ, निश्चित शांत दिमाग के साथ बैठ के आराम से चिंतन मनन करके आप पढ़ने बैठें। उसी के हिसाब से आप बुक्स लें, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियोस ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा, कोई कितनी अच्छी आपके कमरे में बुक रख दे, कितनी अच्छा आपको मेंटर मिल जाए, कितनी अच्छी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए, कितनी अच्छी ऑफलाइन मिल जाए, अगर आपने खुद से मेहनत नहीं की, खुद पे काम नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन शब्द में उपयोग नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम पढ़ते थे तो किसी ने कहा था
कि खुद ही करना पड़ेगा। लाइब्रेरी जाओ, कहीं भी जाओ, यानी कि खुद के मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, दूसरे के मरने पर स्वर्ग हमको नहीं मिलता है। वो रास्ता बता सकता है स्वर्ग ऐसा है वैसा है, पर जब तक हम खुद अपने आप में मेहनत नहीं करेंगे, हम खुद ग्रो नहीं करेंगे, हम खुद आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही आपकी रणनीति बना के आप तैयारी कर लीजिए। 90 डेज पर्याप्त समय है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप सिलेक्शन की कगार तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।